नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। स्वप्न वासव दत्तम जो नाटक है वह 6 अंकों में लिखा गया है, जिसका सार इस प्रकार है। प्रथम अंक, नाटक का प्रारंभ है। नाद्यन्ते तत् है प्रविशति सूत्रधार। इसी क्रम से होता है। सूत्रधार रंगमंच पर आकर प्रार्थना करता है कि बलराम जी की भुजाएं दर्शकों की रक्षा करे। अनंतर वह कुछ कहना ही चाहता है कि नेपथ्य में हटो हटो की आवाज होती है। उसे ध्यान से सुनकर वह कहता है, अरे यह तो मगध राजकुमारी के नौकर तपस्वियों को हटा रहे हैं। इतना कहकर वह चला जाता है। इसी समय वत्सराज उद्यन का मंत्री योगेंद्रायण स्वयं परिव्राजक वेश धारण कर अवंतिका वेश धारिणी वासवदत्ता के साथ तपोवन में आता है। इतने में मगध राजकुमारी पद्मावती का कंच की घोषणा करता है कि जिसे जो कुछ मांगना हो वह आए और राजकुमारी से मांगे। योगेंद्रायण वासवदत्ता के साथ पद्मावती के सामने जाता है। वह वासवदत्ता का अपनी भगिनी के रूप में परिचय देता है। वह पद्मावती से वासवदत्ता को कुछ काल तक अपने संरक्षण में रख लेने की प्रार्थना करता है। पद्मावती कंचुकी के द्वारा अपनी स्वीकृति देती है। इस पर योगेंद्रायण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। इतने में एक ब्रह्मचारी वहां आता है। वह तपोवन के लोगों को वासवदत्ता के वियोग से दुखी राजा उदयन का वृत्तांत बतलाता है। इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है। अनंतर पद्मावती से आज्ञा पाकर योगेंद्रायण के चले जाने के बाद तापसी से अनुरूप पति की प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर पद्मावती वासवदत्ता एवं निज परिवार के साथ प्रस्थान कर देती है। द्वितीय अंक के प्रवेशक में चेटी आकर पद्मावती के गेंद खेलने का समाचार देती है। शीघ्र ही धात्री आकर मगधराज उदयन को पद्मावती के दिए जाने तथा उदयन द्वारा उसके स्वीकार किए जाने का शुभ समाचार देती है। इसके बाद एक चेटी आती है। वह पद्मावती के कौतुक मंगल की तैयारी की सूचना देती है और वासवदत्ता को मंगल स्थान की तरफ जल्दी चलने को कहती है। तृतीय अंक, वासवदत्ता के लिए यह दृश्य विवाह दुस्सह हो जाता है। भला वह अपनी ही आंखों से अपने पति को पराये होते कैसे देख सकती है। इसलिए वह राजमहल से निकलकर मन बहलाने के लिए प्रमद वन में चली जाती है। उसे खोजती हुई एक दासी भी वहां जा पहुंचती है और उससे पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथ देने के लिए अपनी महारानी का संदेश सुनाती है। विवशतः वासवदत्ता माला गूंथने लगती है, परंतु उस माला में वह विधवा करण औषध को ही गूंथती है, स पत्नी मर्दन को नहीं। इतने में दूसरी दासी आकर हार ले जाती है। इधर वासवदत्ता उदयन के द्वितीय विवाह को सुनकर दुखित होती है तथा दुख को भुलाने हेतु सेनागार में जाती है। चतुर्थ अंक, राजकीय उपवन में पद्मावती, वासवदत्ता और एक दासी है। उदयन और विदूषक वसंतक भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर पद्मावती व वासवदत्ता दोनों लता मंडप में चली जाती है। राजा और विदूषक शरतकालीन सूर्य की धूप से व्याकुल होकर लता मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु दासी मधुकरों से व्याप्त अवलंबन लता को हिलाकर रोक देती है। अतः वे लता मंडप के बाह्य भाग में बैठकर परस्पर वार्तालाप करते हैं। वहां विदूषक राजा से पूछता है कि आपको तब वासवदत्ता अधिक प्रिय थी या अब पद्मावती। राजा प्रारंभ में टालने का प्रयास करता है, परंतु अधिक आग्रह करने पर रूप, गुण और सौंदर्य के द्वारा पद्मावती की प्रशंसा करता है। साथ ही यह भी कहता है कि वह वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है। फिर राजा विदूषक का मत पूछता है कि उसे कौन प्रिय है। इस प्रकार पारस्परिक वार्तालाप में वासवदत्ता का शोक उमड़ने के कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विदूषक मुख धोने के लिए पानी लाने जाता है। इधर अवसर देखकर वासवदत्ता पद्मावती को राजा के पास भेजकर स्वयं वहां से खिसक जाती है। विदूषक के लौटने पर पद्मावती उससे राजा के आंसू का कारण पूछती है। वह चतुरता से रहस्य छिपाते हुए उत्तर देता है कि आंखों में काश पुष्प के पराग पड़ जाने से आंसू आ गए।
तब पद्मावती राजा की आंखें धोने लगती है। फिर राजा को प्रणय संकट से बचाने के लिए विदूषक स्मरण दिलाता है कि उनको तो मगध राज के सम्मानार्थ एक प्रीति उत्सव में जाना है, इसलिए शीघ्रता की जाए। राजा भी उसके प्रस्ताव का समर्थन कर वहां से प्रस्थान कर देता है। पंचम अंक, पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित है। राजा और साथ ही वासवदत्ता को भी इसकी सूचना मिलती है। राजा अपनी रोग पीड़ित पत्नी के औषधोपचार के लिए शीघ्रता से समुद्र गृह जाते हैं, परंतु वहां रोग शैया रिक्त पाते हैं। वे उसकी प्रतीक्षा में शैया पर लेट जाते हैं। विदूषक कहानी सुनाने लगता है। राजा को नींद आ जाती है। विदूषक शीत से बचने के लिए कंबल लाने बाहर जाता है। इसी समय वासवदत्ता का वहां आगमन होता है। वह वस्त्रावृत राजा को पद्मावती समझकर उसी की बगल में लेट जाता है। वह वहां लेटते ही एक विचित्र प्रकार के आनंदोल्लास का अनुभव करती है। वह इसका कारण ढूंढना ही चाहती है कि राजा स्वप्न में वासवदत्ता का स्मरण करके कुछ बोलने लगता है। वासवदत्ता पलंग पर से उठ जाती है तथा अपने प्रियतम का मुंह निहारते हुए उसकी लटकती हुई भुजा को धीरे से शैया पर रखकर बाहर चली जाती है। प्रियतमा के हाथ का स्पर्श पाकर राजा उठ जाता है तथा उसे पकड़ने के लिए लपकता है, परंतु दरवाजे से टक्कर खाकर गिर पड़ता है। इतने में विदूषक आ जाता है। राजा उसको सूचित करता है कि उसकी पत्नी वासवदत्ता जीवित है। विदूषक उसको मस्तिष्क का विभ्रम बताता है। इतने में मगधराज दर्शक का भेजा हुआ कंचुकी आकर उदयन से कहता है, आपका सेनापति रूम्यवान मगधेश्वर की सैन्य सहायता से आरुणी नामक शत्रु पर चढ़ाई करने जा रहा है, आप शीघ्र तैयार हो। इस प्रकार संदेश पाकर राजा युद्धोचित उत्साह दिखाते हुए लड़ाई के लिए प्रस्थान कर देता है। षष्ठ अंक, संग्राम में विजयी होने के पश्चात एक दिन उदयन को घोषवती नामक वीणा, जो वासवदत्ता को अत्यंत प्रिय थी, सूर्यमुख नामक प्रासाद में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाती है। राजा उसे गोद में रखकर विलाप करने लगता है। इसी बीच वासवदत्ता के पिता और माता द्वारा भेजे हुए कंचुकी और वासवदत्ता के भाई विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उदयन के पास आते हैं। वो उदयन को उनके विवाह के समय का वासवदत्ता के साथ लिया गया उनका चित्र समर्पित करते हैं, जिसको उनके ससुर और सास ने भेजा था। पद्मावती चित्र में चित्रित महिला को पहचानती है। वह राजा से कहती है कि मेरे विवाह से पूर्व ठीक इसी स्वरूप की युवती को किसी सन्यासी ने अपनी बहन बताकर मेरे पास धरोहर रख दिया था। वह अभी भी हमारे संरक्षण में है। उसका नाम अवंतिका है। वह सुनकर राजा उसे बुला लाने की आज्ञा देता है। इसी बीच युगंधरायण अपनी धरोहर वापस लेने के लिए उपस्थित हो जाता है। अवंतिका के बीच में वासवदत्ता जब वहां लाई जाती है तो उसकी धाई वसुंधरा उसे पहचान लेती है। अरे यह तो वासवदत्ता है। इस पर राजा अपनी आज्ञा से उसका घूंघट हटवाता है। अवसर देखकर युगंधरायण भी अपना कल्पित वेश हटाकर राजा का जयघोष करता है। वासवदत्ता भी उसके स्वर में स्वर मिलाती है। इस प्रकार पति पत्नी का सानंद मिलन होता है और युगंधरायण अपनी योजना का उद्देश्य प्रकट करता है कि क्यों और किस प्रकार अपने स्वामी के कल्याण की दृष्टि से ऐसी योजना बनाई गई थी। इसके बाद सबके उज्जैनी जाने के प्रस्ताव के साथ भरत वाक्य दिखलाकर नाटक समाप्त हो जाता है। नाटक का नामकरण। संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रधान चरित्र अथवा उसमें व्याप्त प्रधान घटना के आधार पर नाटक का नामकरण होना चाहिए। इस नाटक का नामकरण 5वें अंक के स्वप्न दृश्य के आधार पर रखा गया है। यह स्वप्न दृश्य अत्यंत नाटकीय एवं भाव विशिष्ट है। संस्कृत नाट्य साहित्य में यह दृश्य अपना विशेष स्थान रखता है। पंचम अंक में पद्मावती को शीर्ष वेदना से पीड़ित जानकर उदयन उसे देखने समुद्र गृह में जाता है और उसे न पाकर वहीं शैया पर सो जाता है। इसी समय वासवदत्ता वहां जाती है और उदयन को पद्मावती समझ लेट जाती है, पर राजा को स्वप्न में बोलते हुए सुन उसे पहचान कर वह चल देती है। राजा भी सहसा उठकर दौड़ता है पर दरवाजे से टकरा कर गिर जाता है। यह घटना बड़ी ही सरस तथा हृदयवर्धक है। इसी के आधार पर जो नाटक है इसका नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा गया है। इसके जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनका वो इस प्रकार हैं। पुरुष पात्र है, एक तो है सूत्रधार, नाटक का प्रारंभकर्ता, रंगमंच का अध्यक्ष। भटऊ पद्मावती के 2 सेवक हैं। योगेंद्रायण राजा का प्रधानमंत्री।
राजा वत्स देश का राजा उदयन, विदूषक उदयन का मित्र वसंतक, कांचकीय महाराज दर्शक के अंतपुर में रहने वाला सेवक, ब्रह्मचारी लावाणक ग्राम में अध्ययन करने वाला एक विद्यार्थी। स्त्री पात्र है वासवदत्ता, राजा की पटनानी प्रद्योत की पुत्री अवंतिका, पद्मावती मगधेश्वर दर्शक की बहन उदयन की दूसरी पत्नी, तापसी तपोवन में रहने वाली एक वृद्धा स्त्री, चेटी पद्मावती की विश्वास पात्र परिचारिका, मधुरिका पद्मनिका पद्मावती की सेविकाएं, धात्री पद्मावती की उपमाता धाय माता और विजया राजा उदयन की परिचारिका प्रतिहारी। इस प्रकार से पात्र हैं